हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आपने जितनी भी हमारी प्रीवियस वीडियो क्लास 10th की है यूरोप में राष्ट्रवाद एसएसटी की जो हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर है, आपने उसकी देखी होगी। फर्स्ट जितने भी पार्ट बन चुके हैं इससे पहले, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देखिए। हमने उसमें क्या बताया, यूरोप में राष्ट्रवाद का इंट्रोडक्शन बताया, बिल्कुल शुरुआत से बताया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, अब बात आते हैं जो इसमें इसके अंदर टॉपिक और सब टॉपिक है, क्योंकि जब छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे तब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ज्यादा हमें लगेगा भी कि नहीं हमने हिस्ट्री में कैसे हमने इतना जल्दी इसको कवर कर लिया। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री जो आज आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा कल तो ठीक 15 दिन बाद आपको इतना मोटा गट्ठा बन जाता है और फिर उसको पढ़ते भी नहीं बनता। ठीक है, आपको अगर एक दिन में 3 पन्ने कहा जा रहा है आप वो पढ़ लोगे कि एक दिन में 25 कहा जाएगा वो पढ़ लोगे? क्या पढ़ लोगे आप? 3 पन्ने पढ़ क्या लोगे आप? याद भी कर लोगे अच्छे से। अगर आपने आज जो पढ़ा है वो आपने आज लर्न कर लिया तो बाद के लिए आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, बस एक बार रिवाइज करिएगा और वो एग्जाम के लिए बन जाता है अच्छा खासा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं आपसे जितना जल्दी हो सके जिस दिन पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए। रिवाइज करने में अगर जिस दिन पढ़ाया गया उस दिन रिवाइज करेंगे, मात्र 10 मिनट लगेगा आपको रिवाइज करने में। उसके बाद आप फिर उसको 5 से 6 दिन बाद फिर करेंगे, 10 मिनट लगेगा फिर आपको रिवाइज करने में। अगर जो चीज हमने आज पढ़ाई उसका रिवीजन आप फिर 1 महीने बाद कर रहे हो तो आपको उतना ही समय लगेगा जितना आज लग रहा है, क्योंकि वो आपके लिए वो फिर टॉपिक वो नया हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको पढ़ने के बाद दोबारा रिवाइज नहीं करा होता है। इसीलिए यूरोप में राष्ट्रवाद जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा एसएसटी यानी इतिहास का चैप्टर है, इसको करना हमारा जरूरी है। क्योंकि इसको हमने नहीं करा तो देखिए हमने क्या कहा, आज पढ़ लीजिए तो मजा है, बाद में पढ़ेंगे तो सजा है। क्यों? आज के लिए अच्छा है, कम पढ़ना पड़ेगा और जल्दी लर्न हो जाएगा पेपर के लिए भी। तो आज हमारी हेडिंग है, उसको हम फ्लो चार्ट के द्वारा उसके नोट्स भी बनाएंगे बिल्कुल बुलेट पॉइंट में। ठीक है, बुलेट पॉइंट मतलब एक, जैसे कि हम बात करें, अगर आपसे पूछना है हमें कोई सा भी क्वेश्चन विस्तार में, तो हमने आपसे क्या कहा, क्रिकेट की बात बताइए। क्रिकेट में आप बताएंगे कितने प्लेयर्स होते हैं, कितनी बॉल होती है, एक ओवर में कितने बॉल होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से मैच होते हैं, कौन कौन से प्ले ग्राउंड, मतलब पूरा उसका क्रिकेट की पूरी जीवन गाथा बता देना है। बस खाली किससे पॉइंट से हमने बस आपको एक हेडिंग दी कि क्रिकेट का बताइए, वॉलीबॉल का बताइए, तो आपको वॉलीबॉल में जितने प्लेयर होते हैं, कितना सब कुछ करना होता है, गोल कितने करने होते हैं, ये सब उसमें बताया जा, ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे हम इसको बुलेट पॉइंट्स में बताएंगे लेकिन विस्तार करते जाएंगे आपके लिए, क्योंकि आप जब उसको बना लोगे ना तो जब लिखोगे तो याद करने में आपको आसानी होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको पहले लिख लेते हैं। हम मेन टॉपिक लिखते हैं कि हम लिख क्या रहे हैं, लेकिन हेडिंग हम पूरी आपको बता सकते हैं। आप कहोगे कि ये हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे और हमने लिखा फ्रांस है। फ्रांस हमने इसलिए लिखा क्योंकि फ्रांस को देखकर ही यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ था। ये आपको क्वेश्चन भी आ जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना किसको देखकर उत्पन्न हुई थी, किस देश को देखकर उत्पन्न हुई थी, तो आप बता सकते हो कि किसको, फ्रांस को देखकर उत्पन्न हुई थी, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रवाद फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, 1789 में, कितने में? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, जरा से भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आप क्लास 9th में या फिर नहीं, क्लास आपके 10th में है। ठीक है, क्लास 10th में है आपका फ्रांसीसी क्रांति, आपका क्लास 10th में टॉपिक है, आप उसको पढ़ के आए हैं। बस उसका इसमें बिल्कुल फ्लो चार्ट में बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, कारण बताएंगे, प्रभाव बताएंगे। ठीक है, और प्रभाव किस पे होता है? प्रभाव इस पे पड़ता है, क्रांति हुई थी यूरोप वो फ्रांस में। ठीक है, क्रांति कहाँ हुई? फ्रांस में, और प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? यूरोप में। तब यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, बात करते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति की, तो इसके नोट्स इसी के साथ बनाते चलिएगा, जरा से भी हमें इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि हमें इसी के साथ इसको कंप्लीट करते चलना है। ठीक है, पहला हम लिखते हैं इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, अपने शब्दों में लिखेंगे बिना किसी देरी के। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम अभिव्यक्त फ्रांस की क्रांति सन 1789 में हुई थी। तो उसी से उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी फ्रांस के अंदर। ठीक है, यूरोप के अंदर, क्योंकि फ्रांस में क्रांति हुई। अगर देखिए कहीं लड़ाई हो रही है
और उसमें दो बड़े लोगों की लड़ाई हो रही है और उसमें दो आपस लोग लड़ाई कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, और वो जहाँ वही एक बच्चा खड़ा होगा तो क्या है, वो जो उसको गाली दे रहा है तो वो क्या उससे सीखेगा नहीं, वो उससे गाली देना सीख लेगा। देखिएगा आप, कोई भी बच्चा होगा अगर कहीं लड़ाई हो रही होगी और वो एक दूसरे को गाली दे रहे होंगे तो सीख लेता है। तो अब ऐसे ही अगर किसी को पढ़ना है तो वो क्लास कहीं पे भी चल रही हो, ठीक है, क्लास अगर चल रही है तो वो क्लास के बाहर भी अगर खड़ा होगा और आवाज सुनाई दे रही है तो वो उसके अंदर के क्लास के बच्चों के बराबर भी वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी है, क्योंकि देख के सीखा किससे था, फ्रांस में क्रांति हुई, सीख लिया था यूरोप में भी, कहा हमें भी अपना हक चाहिए तो ऐसे ही लड़ना पड़ेगा वरना हमें अपना हक नहीं मिलेगा। उस लाइन को आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना व्यापक रूप से विकसित हुई, ठीक है, विकसित हुई। ये किसके वजह से हुई, बुद्धिजीवियों की वजह से, व्यापारियों की वजह से, और जो वहां के रहने वाले थे। व्यापारी कौन, बड़े बड़े व्यापारी नहीं, छोटे मोटे व्यापारी, ठीक है, छोटे मोटे व्यापारियों की वजह से और विद्रोहियों की वजह से मिलकर जनता ने, ठीक है, मिलकर जनता ने राजतंत्र का विरोध किया और सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हो गई। उस समय, ठीक है, उस समय वहां का राजा कौन था, ठीक है, उस समय वहां का राजा कौन था, उस टाइम प्रेजेंट टाइम जब वो हुआ था, ठीक है, उस टाइम का महाराजा था लुई वंश चल रहा था, ठीक है, लुई 16वां था। कौन राजा था, राजा कौन था उस टाइम, और बताते ऐसी क्रांति हुई कि लुई 16वां को भी मार दिया गया और उसकी पत्नी को भी मार दिया गया, और इतना बड़ा मतलब क्रांति हुई थी। अब क्रांति हुई है तो समझ लीजिए क्या हुआ होगा, क्रांति हुई, सब कुछ खत्म कर दिया गया, किसका, राजतंत्र खत्म कर दिया गया, राजा लुई 16वां और उनकी रानी का बिल्कुल सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। बस अब किसकी चलनी थी, अब वहां पे खाली एक लोग की चलनी थी, किसकी, फ्रांस के लोगों की, क्योंकि फ्रांस ने अपने हक के लिए लड़ाई करी और सबको, जितने भी वहां के जो मतलब भ्रष्टाचार जो कर रहे थे उन सभी को मार दिया, ठीक है। कौन भ्रष्टाचार, राजा यही होते हैं, ठीक है, राजा यही है तो भ्रष्टाचार भी यही करेंगे। उतने टाइम कौन राजा था वहां का, लुई 16वां था। और इसको किस लिए मारा, ऐसा तो है नहीं ये राजा था इसलिए मार दिया कि इसको मार दो अब इस पे हमारा राज है, ऐसा नहीं है। राजा कभी भी नहीं मारा जाएगा अगर वो जनता के हित के साथ है, ठीक है, और अहित के साथ है तो पक्का मारा जाएगा। ये किसके साथ थे, पहली लाइन हम ये लिखेंगे कि ये जनता के अहित पर अहित करते थे, ठीक है, क्या करते थे, अहित करते थे, और जनता की अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही थी, जनता की अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही थी, ये बताएंगे हम इसमें। और जनता की कोई परवाह न करते हुए साधारणतः फ्रांस के निरंकुश शासक थे। और हम इसकी लाइनों को पढ़ते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इसको अपने शॉर्ट वर्ड में अपने लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमें याद हो जाए। और फ्रांस में रखने के लिए राजकोष का दुरुपयोग कर रहा था। अब देखिए, जो टैक्स लेती है, जैसे कि हमारी सरकार है, कोई टैक्स लेती है तो वो किस लिए लेती है, ताकि अगर कोई सा भी डेवलपमेंट कराना हो तो वो अपने राजकोष में से पैसे निकाल के देगा। वो हर घर में जाएगा नहीं, भाई अपने टैक्स दिया कि नहीं दिया, आप हमें अपना टैक्स दीजिए तब हम मेट्रो बनवाएंगे, ये ऐसा नहीं है, ये टैक्स लिया गया है तब मेट्रो बनवाई जा रही है, ठीक है। तो वैसे ही जब राजा टैक्स लेता था तो वहां पे कोई भी दिक्कत होती थी, अगर जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई गाँव में तो उसकी रक्षा करने का मतलब उनकी भरपाई करने का हक किसको है, खाली एक को ही है, लुई 16वां को। लेकिन वो ऐसा नहीं करता था, जनता के हित में काम करता था और उनके हितों की परवाह ना करते हुए वो अय्यासी करता था और राजकोष का दुरुपयोग करता था। ये सब लाइनें लिखेंगे आप, जितने भी आपके शब्दों में बताई जा रही है, क्या लिखेंगे। और ये अयोग्य शासक था, मतलब अयोग्य मतलब इस काम के काबिल नहीं था, राजा बनने के काबिल में नहीं था, ठीक है, अयोग्य शासक इसलिए। और आगे क्या लिखेंगे, इन स्थितियों में किसान वर्ग साधारण जनता राजा उनके शासन के प्रति असंतोष व्यक्त कर रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं, बुद्धिजीवियों तथा रूसों तथा वॉलंटियर्स जैसे दार्शनिक विचारों का जनता का बहुत प्रभाव पड़ा, ठीक है, और वे फ्रांसीसी शासन के प्रति विद्रोही उठे। इसके परिणाम स्वरूप सन 1789 ईस्वी में क्रांति हुई,
अब इससे क्या पता चलता है कि देखिए अब वहां के जो व्यापारी हैं, जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको कुछ भी अपना स्वतंत्र जीवन जीने नहीं दिया जा रहा था, चाहे वो कोई किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना हो। चल किसकी रही थी? लुई 16वां की चल रही थी, क्योंकि वो वहां का राजा था, टैक्स भी ले रहा था, उनका कहना नहीं मान रहा था और जनता के हित में काम कर रहा था। ये सब लाइनें आप लिखेंगे क्योंकि यही हमारे बुक में लिखी हुई हैं, बस इसको हम आपके वर्ड्स में बता रहे, ठीक है। और इसी के चलते फ्रांस के राजा लुई 16वां और उनकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। यही लाइन लिखना है, एग्जैक्ट यही लाइन लिखना है आपको, मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों? जब आप सुनेंगे नहीं तो यही सब होगा। और राजतंत्र के स्थान पर शासन फ्रांस के नागरिकों के हाथों में आ गई, ठीक है। अब ये किसके हाथ में आ गई? फ्रांस के हाथों में आ गई, फ्रांस के शासक। अब देखिए जब पता चलता है, अब क्या है, जैसे कि अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ, अंग्रेजों से हमने भारत को आज आजाद कराया। अब क्या है, अब हमारे यहाँ के एक ही राजा हैं और वो कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब वो हमारे प्रधानमंत्री, अब वो टैक्स ले रहे हैं, अब वो हमारे हितों पे काम कर रहे हैं। अब अगर वो हित पे नहीं काम करते, अगर अहित पे काम करते तो क्या है, क्रांति होती, क्रांति ऐसे ना होती। लेकिन अब उसका एक तरीका निकाल दिया गया है कि हर 5 साल में एक बार चुनाव होगा और आप अपना राजा मनपसंद चुन सकते हैं, आपको किसको बनाना है वो आपके ऊपर है। उस टाइम क्या था, ये राजा थे और यही रहेंगे, 5 साल हो जाए चाहे 50 साल हो जाए, और तब तक ये राजा रहेंगे जब तक ये मर नहीं जाते। मार दिया उनके लोगों ने, फ्रांस के ही लोगों ने क्रांति कर दी कि तुम हमारे अहित पर काम कर रहे हो और हमें सही से जीने नहीं दे रहे हो, तो क्या करेंगे, तुम्हें मार देते हैं। तो वहां के सब लोगों ने मिलकर उनको मार दिया, उनका शासन ही समाप्त कर दिया। कौन राजा था? याद कर लीजिए, लुई 16वां। और किन किन लोगों ने मिलकर समाप्त करा था, लिख लीजिए उनको। बुद्धिजीवों, और नाम लिख लीजिए, इससे आपको याद रहेगा, बुद्धिजीवों और कौन? नेता लोग जो वहां के थे, नेता, वकील, ठीक है, और अध्यापक वहां के। क्योंकि देखिए पढ़े लिखे हैं कभी आप जान पाएंगे कि ये हमारे हित में है कि अहित में है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, करवा रहा वो आपसे बैल के समान काम, लेकिन बैल की तरह वो काम करवा रहा है, लेकिन उसके हिसाब से वो आपको चारा यानी कि आपका उसका वेतन भी नहीं दे रहा, तो वो क्या है? भ्रष्टाचार है, अत्याचार कर रहा है वो लोगों पे। तो इन लोगों ने मिलकर ये सोचा कि ये तो हमसे काम तो करवा रहा है, ठीक है, लेकिन वो उस हिसाब से हमें हमारे हितों पर भी काम नहीं कर रहा, और हमें अगर कुछ भी हो जाता है तो हमें ये सुविधा नहीं दे रहा। तो उसी के बात पे आते, कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति हुई। अब अभी हमने क्या करा? एक्सप्लेन करा फ्रांस की क्रांति को। अब किस पे आ रहे टॉपिक पे हमारा? फ्रांस की क्रांति के हमारे क्या कारण क्या थे, ठीक है। अब लिखते हैं हमारा जो कारण है, यहां से लिखिए कारण, ठीक है। कारण लिखते, कारण नंबर फर्स्ट, ये आप खुद लिख लीजिएगा क्योंकि हम इसको लिखवाते जा रहे हैं। क्या है? लिख दिया, लुई 16वां था। किसकी वजह? किन लोगों को? हमने आपको क्या कहा, आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा कि क्या कर रहा। जब आप ये पढ़े लिखे होंगे तो वो ऐसे ही, ऐसा नहीं कि वो अत्याचार करने मतलब वो आपको मार ही रहा है डंडे से तभी आप पहचानो, नहीं, कई सारे तरीके होते हैं। तो वो पहचान कौन पाता है? वहां उतने टाइम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहां के वो लोग पहचान जाते हैं कि ये हमारे हितों पे काम नहीं कर रहे हैं, अहित पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वॉलंटियर्स लिख दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो पहला कारण क्या है। पहला क्या है? अयोग्य शासक। अयोग्य शासक लिखिए इसको, अयोग्य शासक। अब इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अब इसी हेडिंग से हम पहचान जाएंगे कि हमने क्या क्या करा है, इसमें क्या क्या करा है उस राजा ने। अयोग्य शासक, हमने क्या कहा? योग्य शासक होता तो क्या उसको मारा जाता? उसकी जनता उसको मारती? लुई 16वें को नहीं मारती। उसका जब सही चल रहा था सब कुछ तो सब लोग आराम से अपना जीवन यापन करते, लेकिन नहीं, उनको पता था। किनको पता था? वो इनकी वजह से, इनको पता था कि ये हमारे अहित पे काम कर रहे हैं और इन्हें हटाना पड़ेगा। और क्या था? ठीक है, और डेट याद कर लीजिएगा,
डेट से आपका डेट आपको नहीं पता होगी तो ये सब कुछ आप लिख देंगे, सब कुछ व्यर्थ है। अगर आपको यही नहीं पता कि कब हुई, 1789 में, यानी 1789 में क्रांति हुई हमारी। अब क्या लिखेंगे, वहां का उतने टाइम, अब कोई सा भी कारण लिखेंगे तो उसमें एक पहली लाइन ये लिखेंगे आप कि वहां का उस समय का शासक कौन था, लुई 16वां था। लुई वंश चल रहा था तो लुई 16वां था। लुई 16वां वहां शासन कर रहा था और इसके अतिरिक्त वहां के अयोग्य, हठी, अदूरदर्शी राजा था। कैसा राजा था, अयोग्य, हठी और अदूरदर्शी। लिख लीजिए। अदूरदर्शी मतलब देखिए, जो काम आप कर रहे हैं उससे आपको कल क्या फायदा होने वाला है, 6 महीने बाद क्या फायदा होने वाला है, ये देख लेना। क्या है, ये देख लेने वाला। अगर आप आज जो काम कर रहे हैं, आपको अगर पता है कि 4-5 दिन बाद इसका परिणाम क्या होगा, 5-6 दिन बाद क्या इसका परिणाम होगा, और 1 महीने बाद, 1 साल बाद इसका परिणाम क्या होगा, तो आप सही रास्ते पे हैं। चाहे अब आप आज क्या है, आज आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा। और आज यही कोई 3 घंटा देके, 3-4 घंटे देके अपना इंटर की, जो उसका इंटर की क्लास है, हाई स्कूल की क्लास है, वो उस पर मेहनत कर रहा है, तो उसको पता है आज से 4 महीने बाद उसका एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस होगा, ये आप सभी भी जानते हैं। लेकिन कुछ लोग उस पर काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो ये क्या है, दूरदर्शिता है। लेकिन वो आज धन व्यर्थ कर रहा था, वो अदूरदर्शी था, वो दूर का नहीं देख रहा था। क्योंकि अगर आज टैक्स जो जनता ने दिया है, अगर वो समाप्त हो गया तो तुम कहाँ राजा रखे ला पाओगे। यही है ना, जब आपके पास कुछ है ही नहीं और आप जनता को सपोर्ट कर नहीं सकते हो, तो आप अयोग्य राजा ही हो, ठीक है। और अगला क्या है, इसी के अंदर लाइनें हैं हमारी। इसी प्रकार सबल नहीं था, जनता कल्याण के लिए किसी भी तरह के सुधारों के पक्ष में नहीं था। परिणाम स्वरूप जनता की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी और फ्रांस की आर्थिक स्थिति, जाहिर सी बात है, जहाँ का राजा इतना बढ़िया होगा, जिसको मार ही दिया वहां की जनता ने, तो वहां की आर्थिक स्थिति तो खराब होगी। इसीलिए वहां की जनता ने उनको मारा था। कारण आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, बाकी आप उसमें लिख सकते हैं, आप बना के क्या लिख सकते हैं, अयोग्य शासक। अब इसके लिए बताने की जरूरत थोड़ी ना है, अयोग्य बता दिया, वो उस काबिल नहीं है। अब उसमें आप अपने ओपिनियन रखिए कि आपको क्या क्या पता है उस बारे में। कहानी आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा क्या है हम सब आपको बता रहे, बस उसको एक बार सुनते जाइए और ये जो हमारा फ्लो चार्ट के माध्यम से बताते जा रहे हैं, इसको लिखते जाइए। दूसरा लिखिए, दूसरा हमारा क्या है, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास। आप सभी इससे परिचित होंगे। अब क्या मतलब है इसका मध्यम वर्ग का, मतलब जो वहां का फ्रांस की क्रांति थी और फ्रांस का जो शासन था पहले, क्रांति से पहले, मध्यम वर्ग पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था कि जो वो भी साथ चले गए उन लोगों के साथ कि भैया हमको भी क्रांति करनी है, इनके खिलाफ हमको भी इनको हटाना है। तो क्या था इनके अंदर था, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, परिणाम स्वरूप फ्रांस की भी औद्योगिक क्रांति की स्थापना शुरू हो गई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति की स्थापना फ्रांस में भी शुरू हो गई थी, किसको देखकर, इंग्लैंड को देखकर औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। ये लाइनें आपको याद होनी चाहिए, आप ये इस पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। और औद्योगिकरण के कारण देश में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। जाहिर सी बात है, जहाँ पे उद्योग बढ़ेगा वहां का विकास जरूर होगा। तो वही क्या है, ठीक है, पॉइंट्स में तोड़ लीजिए। क्या है, क्या हुआ वहां पे, औद्योगिकरण का विकास हुआ। अब ये किसको देख के हुआ, इंग्लैंड को देखकर औद्योगिकरण आया और जो औद्योगिकरण का विकास हुआ, औद्योगिकरण का विकास हुआ, जिससे मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अब इस वर्ग में कौन कौन आता है, डॉक्टर आते, वकील आते, छोटे उद्योगपति आते, अध्यापक आते। लिख लीजिए ये भी, इसमें खाली डॉक्टर लिखिए, वकील लिखिए, उद्योगपति लिखिए, ठीक है, उद्योगपति लिखिए और अध्यापक लिखिए। ठीक है, अध्यापक लिखिए। हो गया, कौन कौन लोग से, हमारे मध्यम वर्ग में औद्योगिकरण का विकास हुआ, जिससे मध्यम वर्ग
मध्यम वर्ग का विकास हुआ। और डॉक्टर, वकील, उद्योगपति और अध्यापक उस समय यही लोग पढ़े लिखे होते थे, और इन्हीं की वजह से वहां का जो राजा के जो नीचे होते थे, राजा ही इनको आदेश देता था, तो इनके हिसाब से शासन चलता था। लेकिन कहता कौन था? राजा कहता था, इसलिए राजा का नाम नहीं आता था। लेकिन वहां की जनता समझ गई। अब समझाया किसने? इन्होंने ही समझाया, औद्योगिकरण। वो डॉक्टर ने, वकील ने, उद्योगपति ने और अध्यापक ने, इनसे ही प्रेरित हुए, और इसलिए वहां पे क्रांति हुई थी। और आगे पढ़ते उसके, निम्नलिखित पदों पर कार्यरत अधिकारी, अधिकारी भी लिखिए, अधिकारी भी इसके अंदर आते हैं। अध्यापक हो गया, अधिकारी लिखिए। ये छोटे छोटे नाम से आपका पैराग्राफ पूरा बन जाएगा। बस क्या है, कहानी समझते जाइए, कहानी हम आपको बताने आए बस। खाली क्या है, अधिकारी भी आते हैं। राष्ट्रपति के प्रभावित राजतंत्र के समाप्त, उसके स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते थे। यही कारण था कि जब साधारण जनता राजाशाही के विरुद्ध हो, तब मध्यम वर्ग के लोगों ने जनता का पूर्ण समर्थन और साथ दिया। पता चल गया। अब लुई जो 16वां था, अब इसका अगर कोई खाली एक ही वर्ग जाता, जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है कि हाँ हमारे ऊपर अत्याचार हो, खाली डॉक्टर लोग जाते सारे, तो क्या इसको हटा पाते? लुई 16वां को क्या मार पाते? नहीं मार पाते। इसलिए देखिए, सभी लोग मिलकर औद्योगिकरण का विकास हुआ। तो कौन कौन? डॉक्टर, वकील, उद्योगपति, अध्यापक, अधिकारी, सभी लोग मिलकर एकजुट होकर क्रांति करी थी उन्होंने। अब आता है आम जनता की दयनीय दशा। जाहिर सी बात है, जहाँ इतनी खराब राजतंत्र हो रहा है, खराब राजतंत्र है, तो वहां जो जनता की दशा दयनीय होनी है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे कोई सी भी जनता हो। तो उसको लिखते हैं, हेडिंग है हमारी, तो उसको लिखना पड़ेगा। हेडिंग है हमारी, ठीक है, हेडिंग है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म में आप लिख के, हो सके टेलीग्राम में आप लिखिएगा, भेजिएगा, ठीक है। क्या लिखना है? आम जनता की दयनीय दशा। आम जनता की दयनीय दशा। आम जनता की दयनीय दशा। आपको पता है कि दयनीय दशा तो होनी ही थी, दयनीय दशा तो होना ही था। अब इसके अंदर समझते हैं कि अब इसके अंदर हम पॉइंट्स कौन कौन से लिखेंगे और इसको लिखेंगे एग्जाम में कैसे। अब मेन एग्जाम जब आपका होगा तो आप ये तो लिख के नहीं चले आएंगे दयनीय दशा, आम जनता की दयनीय दशा, ये आप नहीं लिख के आएंगे, लेकिन इसके अंदर भी क्या लिखेंगे ये भी तो पता होना चाहिए। इस क्रांति के समय हमने क्या कहा? सब पैराग्राफ, सब हेडिंग में, अयोग्य शासक में भी पहली हेडिंग यही रहेगी, मध्यम वर्ग में भी, और आम जनता में की दयनीय दशा में भी यही पहली हेडिंग रहेगी कि उस समय वहां का शासक कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां नाम याद रखिएगा इस राजा का, ठीक है। लुई 16वां, फ्रांस में लुई 16वां दूसरे वर्ग, कुलीन वर्ग और धनी लोगों का विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्या है? अब जो उनके वर्ग के लोग थे, मतलब जो उनकी बराबरी के अमीर लोग थे, वो क्या कर रहे थे? उनका तो जीवन सही चल रहा था, क्योंकि वो जनता से टैक्स समय समय पर ले रहे थे और अपना जो जीवन यापन उनका उसी से होता, तो वो जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अब बात आ जाती है जनता पे। जनता से आपने टैक्स तो ले लिया, करा क्या उनके लिए? कुछ भी नहीं करा। क्रांति होनी थी इसके वजह से। तो वही बात हो रही है कि उन्हें साधारण जनता की, मध्यम वर्ग के लोगों को कोई सहानुभूति नहीं थी। दूसरे और आम जनता की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। सोचिए, टैक्स ले रहे हैं। अब यानी कि उन्होंने अगर अपने खेतों में गेहूं, चावल कुछ भी लगाया, ज्यादा पानी होने की वजह से धान नहीं खराब होता, लेकिन गेहूं अगर खराब हो गया तो उसका पैसा कौन देगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी होती? राजा की जिम्मेदारी होती, क्योंकि राजा ने उससे टैक्स लिया है। तो अगर कोई भी हानि होती है उसके गांव में, तो उसका क्या कर्तव्य बनता है कि वो उसे कुछ टैक्स दे और उसकी भरपाई भरकर तो टैक्स दे कि कितनी उसकी फसल का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो वो ये नहीं करता था, उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उनका क्या हो गया था? क्या लिखेंगे इसमें? खाली इतना ही लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा था।
अब आपको समझा दिया क्यों नहीं मिल पा रहा था, ये आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब नहीं मिल पा रहा था, गलत नहीं है, इसका मतलब नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, लिख देते वरना आप काट देंगे इसको। नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हमारा क्या है, चौथा पॉइंट आता है जो हमारा इसमें है, श्रमिक वर्ग की दुर्दशा। अब आप इससे समझ ही गए होंगे कि इतना हम आपको पढ़ा दिया, अब आपको अंदाजे से अब आपका सब काम होगा। श्रमिक वर्ग की दुर्दशा, श्रमिक वर्ग की भैया दुर्दशा कैसे हो रही है, राजा इतने बढ़िया है तो दुर्दशा होनी है, लिखा हुआ है। अब कैसे हो रहा, देखिए श्रमिक वर्ग है, अब क्या है, श्रमिक यानी कि जो वहां काम कर रहे हैं, लेबर है, अगर नगर निगम में किसी भी उसमें सफाई कर्मी कुछ भी हो, वहां क्या है, समय सीमा नहीं है कोई भी काम की, मतलब बुलाया सुबह, कोई भी समय सीमा नहीं है, एक दिन में भेजे 2 दिन में भेजे, नौकरी कितनी 12 घंटे की होती है, यहाँ क्या है कोई भी समय सीमा नहीं, 2-2 3-3 दिन तक लगातार काम कराया जा रहा है, और क्या करा जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, और उनका समय पे वेतन नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या नहीं हो रहा, समय पे वेतन नहीं मिल रहा, तो इससे क्या हो गया, हमारा श्रमिक वर्ग की दुर्दशा होनी ही है, क्योंकि आप उसको 12 घंटे की नौकरी 24 घंटे लगाए हो और उसका आप वेतन दे नहीं रहे हो। ठीक है, वेतन तो आप दे नहीं रहे हो, तो यही इसका कारण था। या आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, क्या है, फ्रांस में जो छोटे छोटे उद्योग स्थापित थे उनमें काम करने वाले श्रमिक। ठीक है, आप अपने शब्दों में ही इसमें लिखेंगे, असंतोष, विद्रोहियों की भावना, निरंतर विकास हुआ, इस कारण उन्हें काम के बदले उचित धन नहीं प्राप्त होता था, और उनके काम के घंटे भी निर्धारित नहीं थे। क्या बताया हमने आपसे, कहानी बिल्कुल अपने शब्दों में बता रहे, आप उसमें अपना इंक्लूड कर सकते हैं किताबी भाषा को। क्या कि हमने क्या बताया, काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, जब मन चाहे उनको बुला लिया जाता था, जब मन चाहे उनको छोड़ दिया जाता था, लेकिन क्या है, और साथ ही साथ उनकी दशाएं सुरक्षा भी नहीं। जैसे कि अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी अगर किसी भी मशीन है, कोई बड़ी बड़ी मशीनें चलती थी पहले और उसमें काम होता था, ठीक है, कपड़ा काटने वाली मशीन, कुछ भी अगर रुई भी अगर काटने वाली मशीन होती है जो काटती है, ठीक है, उसको अगर कोई सी भी बड़ी बड़ी मशीनों में अगर कोई आदमी गिर गया, ठीक है, अगर कोई मर गया, तो क्या उसके घर वालों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन वहां पे ये नहीं हो रहा था। जब वहां के मजदूर को सही टाइम पे पगार ही नहीं मिल रही, तो वहां पे श्रमिक को मुआवजा तो छोड़ दीजिए, ठीक है, मुआवजा भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे कहने का यही मतलब है, और इस समस्त स्थितियों में श्रमिक वर्ग की क्रांति का पक्षधर हो गया, और क्रांति के समय इस वर्ग ने क्रांतिकारियों का पूरा साथ दिया। जाहिर सी बात है, साथ तो देंगे ही। अगर किन्हीं 2 लोग की लड़ाई चल रही है, ठीक है, अब वो किसी एक पक्ष में जाके, जैसे कि देखिए 2 लोगों की लड़ाई चल रही, ठीक है, 2 लोगों की लड़ाई चल रही है, अब जैसे कि इसके पास एक दोस्त गया जो इससे भी दुश्मनी है, ठीक है, 2 लोग से इससे दुश्मनी है, इसकी पहले लड़ाई हो चुकी थी, इससे अभी हुई है, अब ये दोनों चाहेंगे ना कि ये दोनों मिलकर अब इसको मार दें, ठीक है, इसको मार दें, वही हुआ, सब एक साथ हो गए, सब लोग एक साथ हो गए। अब क्या है, राजा अकेले पड़ गए, अब राजा को अपने घुटने टेकने थे, घुटने नहीं टेका, पूरा मार ही दिया उनको, ठीक है, उनका शासन ही समाप्त कर दिया। यही है क्रांति का मतलब, यही है कि वहां का अब क्या है, अब उनके मन का राजतंत्र चल रहा था कि कैसे उनको सिस्टमैटिक वे से अपना काम करना है, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, मजदूरों की दुर्दशा। अब क्या इसमें है, इसमें क्या लिख सकते हैं, मुआवजा किस लिए मिलता है आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, और वेतन न मिलना, वेतन न मिलना, और उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारा टॉपिक, उसके बाद हमारा नाम आता है काम करने का समय निर्धारित ना होना, ठीक है,
काम करने का, ठीक है। काम करने का समय निर्धारित ना होना कि अब क्या बताया आपको, हमने सब कुछ बता दिया। ये हमारा फ्लो चार्ट में कारण हमारे 4 कंप्लीट हो चुके हैं। लिख लीजिए इसको, बस इसी से आपको याद हो जाएगा। ये आप देखेंगे जब आप अपनी बुक में, तो पूरा एक पूरा पेज है, पूरा उसमें बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हुई हैं, और जब आप उसको पढ़ने बैठोगे तो उसको समय लगेगा। लेकिन हमने क्या करा है, वीडियो देखिए और बातों को सुनिए। और ये जो हमारे फ्लो चार्ट्स हैं, हर वीडियो में अब आपको फ्लो चार्ट बनाया जाएगा। एक पन्ने को 3 से 4 लाइन के, कम से कम नहीं तो 5 लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 5 लाइन के अंदर आ जाएगा। अब बताइए इसको रिवीजन करने में क्या 2 दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा क्या? बताइए, आप खुद बताइए। 2 दिन लगेगा? नहीं, 2 दिन नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा ज्यादा से ज्यादा 5 से 4 मिनट लगेगा। कितने? 5 से 4 मिनट लगेगा। आपने वीडियो देखी, ठीक है। आप अभी ना लिखिए, अभी आपने इसको लिख लिया, ठीक है। आप अभी इसको पढ़िए ना, आप इसको अभी ना पढ़िए। आप इसको जब सोने जा रहे हो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपका इसका रिवीजन हो जाना चाहिए, वरना आप ये भूल जाएंगे। हम गारंटी ले रहे, चाहे जितना छोटा, इसको और छोटा भी कर देना। आप इसको अगर 24 घंटे के अंदर रिवीजन नहीं करा, आप भूल जाओगे। हम गारंटी नहीं ले रहे कि आपको एग्जाम तक याद रहेगा, ठीक है। क्या है, सब रिवीजन का खेल है। जितनी बार रिवीजन करेंगे हम, आपको मान लेंगे कि आपका एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। ये हमारे जितने भी फ्लो चार्ट बना, ये हमारा जितना भी इसमें लिखा गया, ये सब आप लिख लीजिए। अब इसमें 2 कारण हैं, ठीक है। 2 कारण हैं। नीचे साइड आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्या लिखा है यहाँ पे? वेतन ना मिलना और घंटे निर्धारित ना होना। घंटे निर्धारित ना होना किसके? काम करने के घंटे निर्धारित ना होना। ये हमारे 4 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। और अब जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, इसके आगे कंटिन्यू करा जाएगा, लेकिन सब आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से याद कराना है। आपसे क्या कहा था? नोट्स मिलेगा। अब आपको वो यहाँ पे लिखवाया जाए, चाहे वो टेलीग्राम में मिले, ठीक है। क्या है हमारा काम क्या है? आपको आप तक पहुंचा देना जो बात हमारी है। तैयार करना आपके ऊपर है, तैयार करेंगे कि नहीं। देखिए, हमने इसको बता दिया, हमारा एसएसटी का आज ये कंप्लीट हो गया। 4 कारण और क्रांति हमारी कंप्लीट हो गई। बाकी उसके बाद अगले जो हमारी वीडियो आएगी, उसके आगे के कारणों के साथ आएगी, उसके प्रभाव के साथ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।